तो उसने बताया कि एक क्वेश्चन या शायद दो क्वेश्चन उसके कम पड़ गए क्वालिफाई होने में एक पेपर के, और वरना फर्स्ट पेपर पे उसके 42 सवाल बन रहे थे फर्स्ट ग्रेड में। तो वो लेक्चरर बन रही थी लगभग, लेकिन अब फिर नहीं बनी। तो एक प्रॉब्लम होती है, आदमी सीधे 2-2.5 साल पीछे जाता है। तो वो एक और दो सवाल का जो इम्पोर्टेंस है वो बड़ा आप महसूस कर सकते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे थे, काफ़ी दिन से हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में मैं आपको अनुच्छेद 75 एक तक लिखा चुका था, और समझा मैंने पूरा ही दिया था। 75 पूरा मैंने शायद समझा दिया था आपको, और लिखाया मैंने केवल 75 एक तक था आपको, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर बाद में लिख लेंगे। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत क्या है? महान्यायवादी। महान्यायवादी या इंग्लिश में इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, और ये चीज़ आप याद रखोगे, क्योंकि ये जो इंग्लिश टर्म है उसको वो हिंदी में लिख के सवाल डाल देता है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है, और ये महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता से संपन्न व्यक्ति। कैसा व्यक्ति होगा? कि जिसमें इतनी अर्हता या योग्यता हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाए। उस अर्हता से संपन्न व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करता है या अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करता है। काम क्या होता है? यह केंद्र सरकार का वकील होता है। केंद्र सरकार का वकील। तो काम क्या है इसका? केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देना। किसको कानूनी सलाह देना? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को। कानूनी को विधिक भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? कानूनी या विधिक सलाह देना। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि केंद्र की विधिक कार्यपालिका शक्ति, तुम 2-3 जने रुकना, पीछे वाले स्टूडेंट बताएं, आगे वाले भी ये बताएं किस में निहित है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। एक और मैं तुम्हें क्लू देता हूं, देश का कह लो चाहे केंद्र का कह लो, देश का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी। तो सवाल पहला तो यही जाएगा, देश का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी? प्रथम विधि अधिकारी या प्रथम कानूनी अधिकारी, ठीक है। तो देश की विधिक या कानूनी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? किस में निहित होती है? विधिक या कानूनी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर। इस जगह पर स्टूडेंट गलती करते हैं कि देश का प्रथम विधि अधिकारी या प्रथम कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन देश की विधिक या कानूनी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक ऐसे ही प्रांतों में या राज्य जिनको आप बोलते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी किसको माना जाता है? केंद्र में जैसे ये अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होता है ना, राज्य में एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता, महाधिवक्ता ये होता है जो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। जब राज्य का विधानमंडल या कार्यपालिका पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। तो राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। तो एक बार आरपीएससी के द्वारा ये सवाल पूछा हुआ भी है कि राज्य की विधिक या कानूनी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? किस में निहित होती है? राज्य की राज्यपाल में होगी, और केंद्र की या संघ की विधिक या कानूनी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी?
राष्ट्रपति में। यही राज्य की कानूनी या विधिक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। ठीक है। केंद्र का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है? न्यायवादी अटॉर्नी जनरल। राज्य का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं न्यायवादी, तो इसी पे गौर करिए आप। तो न्यायवादी कौन होता है भाई? न्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 76 में। केंद्र सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार को कानूनी या विधिक सलाह देता है। ठीक है। इसके अलावा ऐसे कार्यों का संपादन करता है, ऐसे विधिक या कानूनी कार्यों का संपादन करता है जो राष्ट्रपति इसको सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कानूनी या विधिक कार्यों का संपादन करता है। तो इसका संबंध किससे है? कानूनी या विधिक कार्यों के संपादन से। केंद्र सरकार का वकील केंद्र सरकार को कानूनी या विधिक सहायता देता है। ठीक है। अगला सवाल, क्या यह पद संवैधानिक है? न्यायवादी का पद संवैधानिक है अथवा नहीं है? हाँ भाई, संवैधानिक है अथवा नहीं है? है कि नहीं है? है। कैसे है? 395 में का एक में 76 में क्या? 76 अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है, तो इसलिए संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का वर्णन है। तो जिस चीज का वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में होता है तो वह चीज संवैधानिक हो जाती है। अगर किसी भी चीज के बारे में पूछा जाए कि यह संवैधानिक है अथवा नहीं है, तो आप कैसे तय करोगे कि कोई चीज संवैधानिक है अथवा नहीं है? अगर कोई संविधान के किसी अनुच्छेद में जिसका उल्लेख है तो वह संवैधानिक है, और अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है तो संवैधानिक नहीं है। इसका संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है, इसलिए ये न्यायवादी का पद संवैधानिक है। ठीक है। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि न्यायवादी का पद सरकारी पद है अथवा नहीं है? डरो मत, आप पे नहीं आता, यह प्रॉब्लम का विषय नहीं है। यह प्रॉब्लम का विषय नहीं है। मेरे पढ़ाने के बाद भी नहीं आए और समझ में नहीं आए, यह प्रॉब्लम का विषय है। तो अभी तो टेंशन लो ही मत। अभी तो अगर आपने पहले कहीं कुछ पढ़ रखा है तो उसको भी तो निकालना है ना मुझे, फिर नई एंट्री मारनी है उस जगह पे। तो न्यायवादी का पद सरकारी है या नहीं है? अच्छा, आप एक चीज और गौर करो, प्रश्नोत्तर फॉर्म में कोई चीज समझाई और पूछी जाती है ना, वो स्थायी रूप से दिमाग में बैठती है। बिल्कुल बैठती है ना, क्योंकि जैसे ही मैंने आप पे सवाल छोड़ा, हो सकता है उससे पहले आपका अटेंशन इधर उधर था। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन नहीं था आपका समझने पे, लेकिन जैसे ही मैंने आप पे सवाल छोड़ा तो सारे इधर उधर की ध्यान जो आपका कहीं इधर उधर भटक रहा था वो पूरा पॉइंट पे आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं आप पे सवाल छोड़ूंगा तो फिर आप पूरे अपनी चेतना के साथ उसका आंसर ढूंढोगे। हो सकता है वो आप पे आए, आंसर नहीं आए, लेकिन उस समय पे जब आप बिल्कुल फोकस्ड हो गए तब मैं बताऊंगा कि इसका मतलब ये होता है, तो वो स्थायी रूप से आपके बैठता है। तो वापस बताइए, न्यायवादी का पद सरकारी है या नहीं है? है तो उत्तर गलत, यह सरकारी नहीं है। बिल्कुल भाई, सरकार को कानूनी सहायता या कानूनी सलाह देता है, लेकिन न्यायवादी का पद सरकारी नहीं है। यह कोई पूर्णकालिक सरकारी पद नहीं है। ठीक है, यह केंद्र सरकार का वकील है, केंद्र सरकार को कानूनी सहायता सलाह दे रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा विधिक या कानूनी रूप से जो विषय इसको सौंपे जाते हैं उनके संबंध में सलाह देता है। ठीक है, ओके। यह अपनी निजी या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है कि नहीं कर सकता? निजी या प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब वकालत। देखो सुनो, चूंकि ये पद पूर्णकालिक सरकारी पद नहीं है, ठीक है, सरकार जैसे ही इस्तीफा देती है या मंत्रिपरिषद जैसे ही इस्तीफा देती है, ये परंपरा का विषय है कि न्यायवादी को भी इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि ये उस सरकार का वकील था। अगली बार जब दूसरी सरकार बनेगी तो वो अपना दूसरा न्यायवादी बनाएंगे। समझ गए? तो ऐसा ये फिक्स और स्थायी सरकारी पद नहीं है भाई साहब, ये सरकार चली गई तो पद पे बैठा ही रहेगा, दूसरी आएगी तो उसको सलाह देने लग जाएगा ना। तो सबसे पहले ये सरकार का कानूनी सलाहकार तो है, लेकिन पूर्णकालिक स्थायी पद, पूर्णकालिक स्थायी सरकारी पद नहीं है। तो जब पूर्णकालिक सरकारी स्थायी पद नहीं है तो वह बेरोजगार का एक करो बेचारे, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा, वकील ही तो है।
तो वो कौन होगा? वो अपनी निजी या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। क्यों? योग्य तो है ही ना, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता है तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी आएगी उसकी। तो अपनी निजी या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सरकार के खिलाफ ना तो किसी व्यक्ति को कोई सलाह देगा और ना ही सरकार के खिलाफ कोई केस लड़ सकता है। तो जब तक वो सरकार है, जब तक ये मान्यवादी है, बाद में तो सरकार हटते ही मान्यवादी भी हट जाएगा। तो जब तक वो मान्यवादी है, मान्यवादी भी कब तक है? जब तक वो सरकार है, तब तक वो सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ेगा, सरकार के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को कोई सलाह नहीं देगा। यहां तक क्लियर? ठीक है। सरकार की अनुमति के बिना, अच्छा, अपनी निजी प्रैक्टिस या प्राइवेट केस लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है। मुद्दा यही है कि सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता। ठीक है, अगला पॉइंट, सरकार की अनुमति के बिना ऐसे आपराधिक केस नहीं लड़ सकता जिसमें किसी व्यक्ति का बचाव किया जा रहा हो। अब यहां पे ट्विस्ट आ गया बात में। अपनी निजी या प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकता है, सरकार के खिलाफ नहीं कर सकता, लेकिन आपराधिक केस निजी भी सरकार की अनुमति के बिना नहीं लड़ सकता। कैसा केस सरकार की अनुमति के बिना नहीं लड़ सकता? आपराधिक केस जिसमें किसी व्यक्ति का बचाव किया जाना है, वह सरकार की अनुमति के बिना नहीं लड़ सकता। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इन सबको पॉइंट टू पॉइंट लिखा भी दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्योंकि आजकल सवाल किस प्रकार के आ रहे हैं पेपर में। अब ये तो सारी दुनिया जानती है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत मान्यवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार को कानूनी सहायता या सलाह देता है। इन 4 लाइनों को पूरा भारत जानेगा। भारत का मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाला जानेगा। लेकिन सवाल यहाँ से आगे जब जाएगा, जिन जिन पॉइंट्स पे मैं आपको गौर करा रहा हूँ, तो एग्जामिनर पूछेगा न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से सही या गलत कथन का चयन करें। तो उस समय पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए हमारा। जितने इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर सकते हैं उतनी करें, आगे गौर करें। तो आपराधिक केस सरकार की अनुमति के बिना नहीं लड़ सकता। चलिए ठीक है, किसी कंपनी का या किसी फर्म का या किसी निजी संस्थान का, ये तो आपने मुझे बता दिया कि सब निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन किसी निजी कंपनी का निदेशक या उस कंपनी में कोई जॉब या उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स ग्रुप का कोई सदस्य या उसका डायरेक्टर या निदेशक बन सकता है या नहीं बन सकता है? हाँ भाई, तुम तुक्के मार रहे हो। ठीक है, वो डायरेक्शन में भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। चूंकि इसकी प्रायोरिटी 50% है सही और गलत होने की, तो इसलिए तुम्हें जोर भी नहीं पड़ रहा कि भाई आधा तो सही हम वैसे ही हो जाएंगे। भाई आधे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, हाँ भाई, जब निजी प्रैक्टिस कर सकता है तो निजी कंपनी में डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकता? यहाँ पे एक लॉजिक है, निजी कंपनी में भी डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन निजी कंपनी में डायरेक्टर सरकार की अनुमति के बिना नहीं बन सकता। निजी कंपनी में डायरेक्टर बनने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन निजी कंपनी में डायरेक्टर बनने से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक है। निजी केस लड़ने से पहले सरकार से अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा आपराधिक केस लड़ने से पहले जिसमें किसी का बचाव किया जा रहा, तब सरकार की अनुमति आवश्यक है। तो सरकार की अनुमति के संबंध में आप 2 चीज़ों को पकड़ लो कि एक तो कोई जब वो आपराधिक केस लड़ रहा है तब सरकार की अनुमति चाहिए, एक किसी निजी कंपनी में जब वो निदेशक या उसके ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो रहा है या कोई पद ग्रहण कर रहा है तब सरकार की अनुमति आवश्यक है। निजी प्रैक्टिस जब कर रहा है तब सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ेगा, सरकार के खिलाफ किसी को सहायता या सलाह नहीं देगा। तो ये 6-7 बिंदु हैं जिन पे आपको गौर करना है, मैं लाइन टू लाइन लिखा दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? चलिए ठीक है, इसकी पदावधि कितनी होती है, कितने वर्ष तक पद धारण करता है? जब तक गवर्नमेंट नहीं, मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूं कि न्यायवादी की पदावधि कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित तो मतलब 150 साल, ऐसा क्या है? नहीं साहब, दोनों सारे उत्तर गलत हैं तुम्हारे। देखो, अनिश्चित तो किसी भी चीज का उत्तर हो ही नहीं सकता, है ना। अस्थायी तो हो सकता है लेकिन अनिश्चित नहीं हो सकता। नहीं, वो भी नहीं है। आप ऐसा कह सकते हो इस चीज को,
महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। सामान्यतः यह परंपरा का विषय है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एक शब्द है इसके लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब क्या है? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, जब तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति सरकार की परामर्श पर इसकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श पर करता है? सरकार के परामर्श पर। सरकार जब इसको हटाना चाहेगी, जब हटा लेगी। तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। तो ना तो तुम अनिश्चित बोल सकते। निश्चित नहीं होने का मतलब अनिश्चित नहीं होता है। एक एक शब्द की वैल्यू है। इसका मतलब है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक। राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब सरकार की इच्छा। और सरकार की इच्छा कब तक? जब तक सरकार खुद कार्य कर रही है। जब सरकार ही विदा हो जाएगी तो उसकी इच्छा भी उसके साथ ही चली जाएगी। समझ गए? तो फिर परंपरा का विषय यह है कि जैसे ही सरकार या मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, ये भी अपना इस्तीफा दे देता है। ठीक है। तो इसका कार्यकाल एग्जामिनर सवाल पूछेगा। मान्यवादी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, अनिश्चित, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या उत्तर आएगा? प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है। यह जो वेतन प्राप्त करता है वह कहां से दिया जाता है? केंद्र की संचित निधि से या राज्य की संचित निधि से? केंद्र की संचित निधि से। ठीक है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? यहां देखो, यहां 2-3 चीजों पर ध्यान रखना आप। मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों, मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद कानून बनाकर करती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद कानून बनाकर करती है। तो तुम या कोई भी स्टूडेंट ये आकलन करेगा कि यार ये भी तो केंद्र का ही आदमी है, तो कानून बना के तो संसद ही इसके वेतन भत्तों का निर्धारण करेगी। लेकिन यहाँ सरप्राइजिंगली आंसर है, इसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। किस चीज का निर्धारण? वेतन भत्तों का निर्धारण। ठीक है भाई। मान्यवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग नहीं, मतलब कोई भी प्रक्रिया बोल दो, महाभियोग बोल दो आंख मीच के। नहीं जी, ये बेचारा बड़े आराम से राजी खुशी इस पद से हटा दिया जाता है। क्योंकि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति कभी भी चाहेगा जब इस्तीफा ले लेगा। राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा लेने का मतलब है सरकार चाह रही है कि भाई इस आदमी को हटा दो, इससे इस्तीफा ले लो। ठीक है। तो इसको पद से हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। जब सरकार चाहेगी तब इसको राष्ट्रपति से कह के इसका इस्तीफा ले लिया जाएगा, हटा देगी। तो यह इसको पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग या महाभियोग जैसी ही कोई प्रक्रिया नहीं है, या कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की विशेष प्रक्रिया है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने की विशेष प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया है, या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसदीय प्रक्रिया है। संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करना पड़ता है दोनों सदनों से। राज्यसभा में पहले आता है उपराष्ट्रपति वाला। तो ऐसा इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत सरल आदमी है, अपनी जिंदगी में बड़े आराम से विदा हो जाता है जब सरकार चाहेगी, जब इसको राष्ट्रपति से इस्तीफा दिलवा लेगी इसका। ठीक है। तो ये मान्यवादी के संबंध में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। इसके कार्यों में सहायता और सलाह करने के लिए इसके नीचे कुछ सॉलिसिटर जनरल होते हैं, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता इसके नीचे होते हैं, जो इसके कार्यों में सहायता और सलाह करते हैं। आज एक सॉलिसिटर जनरल रहे हैं भारत के, हरीश साल्वे। नाम सुना है क्या? सुना है हरीश साल्वे का? इंडिया के टॉप लेवल वकील हैं, लंदन वगैरह रहते हैं, लंदन में रहते हैं। तो वो कुछ किसी कारण से चर्चा में रहे हैं। क्या कारण है चर्चा में रहने का? हाँ, इस कमेटी में शामिल हैं। एक तो ये बात ठीक है, एक देश एक चुनाव की कमेटी में जो लोग शामिल हैं उनमें वो भी शामिल हैं। बड़े हिट वकील हैं। और हालांकि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त जो जुडिशरी में है वो मुझे ये बता रहा था कि 1 साल का टर्नओवर 850 करोड़ रुपए है। तो सोचो किस लेवल के वकील होंगे। छोटी मोटी दस्ती होगी ही नहीं। और मैंने आज जो ये इनको, एक तो ठीक है वो एक देश एक चुनाव वाली जो कमेटी है उसके अंतर्गत आए। एक कारण और है जिसके कारण ये चर्चा में रहे हैं।
68 साल की उम्र पर तीसरी शादी की है, 68 साल की उम्र पर तीसरी शादी की है। लंदन में वहीं रहते हैं ये, वहीं से केस लड़ते हैं वर्चुअल और उस तरीके से। तो और इस साल भी बड़े इंटेलिजेंट आदमी भाई, सॉलिसिटर रहे हैं भारत में। तो महान्यायवादी के नीचे इनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पाए जाते हैं, जो इनके कार्यों में सहायता और सलाह देते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके नीचे जो महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता पाए जाते हैं, क्या वो पद संवैधानिक हैं अथवा नहीं है? वो पद संवैधानिक नहीं है। महान्यायवादी तो संवैधानिक है, क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है, लेकिन वो जो इसके नीचे पाए जाते हैं इसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए, वो संवैधानिक नहीं है। तो ये अनुच्छेद 76 हुआ भाई आपका, ठीक है। मैं 78 तक समझा देता हूं, इसके बाद फिर पूरा लिखा दूंगा। अनुच्छेद 77, इसमें आपको सिर्फ 2 बातें पढ़नी है। यद्यपि इसमें 77(1), 77(2), 77(3) दे रखा है बेयर एक्ट में या संविधान की किताब अगर आप पढ़ोगे, लेकिन पेपर को हिट करने के लिए आपको मैं 2 बात बता रहा हूं, सिर्फ आप वो 2 बात पकड़ लो, कोई सा भी एग्जाम होगा हिट हो जाएगा। अगर सवाल आएगा तो वहां से आगे नहीं जाएगा। पहली बात तो इसमें आप ये याद रखोगे, भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही, भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। हाँ जी, भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही किसके नाम से की जाएगी? एक तो ये बात याद रखनी है अनुच्छेद 77 में, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि आपको बताया गया था भारत सरकार के कार्यों का सुगमता पूर्वक संचालन करने के लिए, मतलब सरलता पूर्वक संचालन करने के लिए, भारत सरकार के कार्यों का सरलता पूर्वक संचालन करने के लिए मंत्रियों के मध्य कार्यों के आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है भाई, भारत सरकार के कार्यों का सुगमता पूर्वक या सरलता पूर्वक संचालन करने के लिए, कि भारत सरकार सही तरीके से कार्य करे, उसके लिए मंत्री परिषद के मध्य या मंत्रियों के मध्य, इस की पॉइंट को पकड़ना, कार्यों के आवंटन। यहां पे एक बार तो सवाल आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, और कभी भी आ सकता है। मंत्रियों के मध्य कार्यों के आवंटन के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। समझ गए? ठीक है। और मंत्रियों के मध्य कार्यों का आवंटन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। वापस सुन लो, मंत्रियों के मध्य कार्यों के आवंटन के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 77(3) के अनुसार। ठीक है, कार्यों का आवंटन के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति मंत्रियों के मध्य कार्यों का आवंटन करता है, उस नियम के अनुसार ही करता है जो नियम उस राष्ट्रपति ने बनाए हैं। तो मंत्रियों के मध्य कार्यों के आवंटन का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 77(3) में है। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही किसके नाम से की जाएगी? राष्ट्रपति के नाम से। और भारत सरकार के कार्यों के सुगमता पूर्वक संचालन के लिए मंत्रियों के मध्य कार्यों के आवंटन के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। मंत्रियों के मध्य कार्यों का आवंटन कौन करता है? प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, उनके पास विभाग क्या क्या होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, तो ये 2-4 बातें हैं, इनको ढंग से याद कर लेना, पेपर में आती हैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ऑप्शन में बराबर से चलते हैं। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 78। सुनो मेरी बात, अनुच्छेद 78 75 के अंतर्गत थी नहीं, मैंने लिखाई थी। कौन कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, उनके पास विभाग क्या क्या होंगे। ठीक है, उन विभागों का वर्गीकरण करेगा प्रधानमंत्री। तो वर्गीकरण और कार्य आवंटन के बीच में अंतर किया गया था, लेकिन मंत्रियों के मध्य कार्यों के आवंटन के नियम बनाएगा राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर
प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्यों का आवंटन करेगा। ठीक है, लेकिन मंत्रियों के कार्यों के आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाएगा, ये बात अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत है। वहाँ पे तो वही है जो 75 पढ़े हो ना, 75(1) कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, उनके पास विभाग क्या क्या होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। इतनी बात है 75(1) के अंतर्गत। कार्यों के आवंटन संबंधी बात है, यह है 77(3) के अंतर्गत जो अभी आप लिखोगे। उस जगह पे कार्यों का वर्गीकरण और कार्यों के आवंटन में अंतर क्या है, इस अंतर को क्लियर करने के लिए आवंटन को भी वहाँ पे लिखा दिया गया था, जबकि वो 75(1) में सिर्फ कार्यों का वर्गीकरण, कौन बनेगा, कितने बनेंगे, संख्या कितनी होगी, यहाँ तक है। यहाँ पे आप 77 में क्लियर कट लिखोगे कार्य आवंटन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। वैसे बहुत अच्छा कि ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ लिया कि ये सवाल पढ़ा होगा। ठीक है, तो पढ़ा है तो पूछ लिया तब ये डाउट क्लियर हो गया कि आवंटन शब्द का जब भी जिक्र जाएगा अनुच्छेद 77(3), ठीक है, वहाँ तो इसका अंतर समझाने के लिए एक बार लिखा दिया गया था उस जगह पर। यहाँ तक क्लियर। अनुच्छेद 78 देखिए, सरल भाषा में अगर पढ़ें तो देश के शासन और प्रशासन, देश के शासन और प्रशासन के संबंध में, देश के शासन और प्रशासन के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना राष्ट्रपति का तो अधिकार है, और ऐसी सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। देश के शासन और प्रशासन के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का। ठीक है भाई, राष्ट्रपति का अधिकार। और ऐसी सूचनाओं से अवगत कराना ये किसका कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो ये सवाल किस तरीके से आता है, पहली फॉर्म तो यही होती है इस सवाल की कि देश के शासन और प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को सूचनाओं से अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद के अनुसार, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 78 के अनुसार। ठीक है, एक सवाल इस तरीके से बनता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों का वर्णन निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है अथवा नहीं है। तो अनुच्छेद 74 है या नहीं है, हाँ भाई है या नहीं है, 74 में है मंत्रिपरिषद। ठीक है, अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 78 है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको एक इस तरीके से सवाल बनेगा। तो ये है भाई, देखो इसमें 3 बातें दी गई हैं कि देश के शासन और प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति जो सूचनाएं, राष्ट्रपति का अधिकार है सूचनाओं को प्राप्त करना। दूसरी बात दी गई है कि देश के शासन और प्रशासन के संबंध में ऐसी सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य। 2 बात हो गई। तीसरी बात दी गई है कि देश के किसी भी विधि या कानून से संबंधित अगर कोई विनिश्चय, विनिश्चय मतलब निश्चय, किसी मंत्री ने कर लिया है और उसके बारे में उसने मंत्रिपरिषद को अवगत नहीं कराया है, जबकि मंत्री ये चाहते हैं कि उनको भी अवगत कराया जाए, तो राष्ट्रपति उस मंत्री से उस विनिश्चय के बारे में पूरी मंत्रिपरिषद को अवगत कराने के लिए कह सकता है। सरल भाषा में समझो, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर भाषा में समझोगे तो बहुत जटिल जाएगा मामला। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है कि नहीं करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती है कि नहीं करती है संसदीय लोकतंत्र में। क्योंकि एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो एक के डूबने से जब सभी डूबेंगे अनिवार्य रूप से यह तय है, तो एक को बेलगाम काम कर लेने देंगे कि सारे के सारे, कि कोई उल्टा सुल्टा कर दिया तो हमको ले डूबेगा। तो हमारा भी अधिकार है कि तुम जो भी कर रहे हो सारी चीज़ों से हमको अवगत करवाओ, क्या कर रहे हो, क्यों कोई उल्टा कर दिया तुमने तो मरेंगे हम तुम्हारे साथ साथ। तो उनका अधिकार है कि नहीं है। किसी मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित कोई विनिश्चय कर लिया है किसी मैटर पे कि भाई मैं ये इस प्रकार का कानून या इस प्रकार की कार्रवाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है,
लेकिन उसने मंत्रिपरिषद को इस बात से अवगत नहीं कराया है। अगर मान लो उसका वो काम खराब हुआ और विपक्ष उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ले आया तो मरेंगे तो वो सारे के सारे, वो भी जाएंगे साथ के साथ ही। तो ऐसी स्थिति में उस विनिश्चय के बारे में जानना उन सभी का अधिकार है या नहीं है? है, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी मंत्री के द्वारा अगर किसी कार्य के संबंध में कोई विनिश्चय कर लिया गया है और उससे उसने मंत्रिपरिषद को अवगत नहीं कराया है, तब राष्ट्रपति उस मंत्री से कह सकता है कि इस कार्य का जो तुमने विनिश्चय कर लिया है उससे मंत्रिपरिषद को अवगत कराओ। क्यों कराओ? क्यों, तुम्हारा अगर कार्य उल्टा सुल्टा हो गया तो मरेंगे वो भी बेचारे साथ में। संसदीय उत्तरदायित्व, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत 3 बातें आती हैं। पहली बात, देश के शासन और प्रशासन के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना राष्ट्रपति का अधिकार। दूसरी बात, देश के शासन और प्रशासन के संबंध में उन सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तीसरी बात, अगर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने किसी मुद्दे पर अपने विभाग से संबंधित किसी मुद्दे पर विनिश्चय कर लिया है तो उस विनिश्चय से पूरी मंत्रिपरिषद को अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति उस मंत्री से कह सकता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? भाई 3 बात अनुच्छेद 78 के अंतर्गत करनी है। अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है भाई, 79। तो संसद तो पूरी हम पढ़ ही रहे हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये पूरा वर्ण नहीं जाएगा। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का प्रावधान है, तो राज्यसभा पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। 81 के अंतर्गत लोकसभा का प्रावधान है, ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तक लिख लो आप। पिछली क्लास में मैं अनुच्छेद 75 1 तक लिखाया था आपको, उसके बाद पहले 75 पूरा करो, फिर 76 लिखो, फिर 77 लिखो, फिर 78 लिखो। आज की क्लास पर इतना ही हो पाएगी, ठीक है? लिखिए, अनुच्छेद 75 2 लिखिए आप, 75 और कोष्टक में 2, 75 2 लिखिए। लिखो, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लिख लिया? इसमें एक लाइन और लिख दो। अच्छा चलो एक सवाल बताओ, मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? सेम वही कंडीशन है, मंत्रियों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, निश्चित कार्यकाल नहीं होता। कोष्टक में लिख दो। इसका अर्थ है मंत्रियों का निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मंत्रियों का निश्चित कार्यकाल नहीं होता। राष्ट्रपति उनसे कभी भी इस्तीफा ले सकता है। राष्ट्रपति उनसे कभी भी इस्तीफा ले सकता है, कभी भी इस्तीफा ले सकता है। लिख लिया? कभी भी इस्तीफा ले सकता है। अच्छा एक चीज सुनो, अगर वो मंत्री खुद भी इस्तीफा देना चाहे तो कभी भी दे सकते कि नहीं दे सकते? किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। ये मैंने तुम्हें बार बार पढ़ाया है कि केंद्र का कोई भी मंत्री अगर अपना इस्तीफा देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। राज्य का कोई भी मंत्री अगर अपना इस्तीफा देगा तो किसको देगा? राज्यपाल को, ठीक है? 75 3 लिखिए। 75 3, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती, क्योंकि लोकसभा ही मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा ही मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव में भाग लेती है। लोकसभा ही मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव में भाग लेती है, राज्यसभा नहीं लेती। राज्यसभा नहीं लेती। एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव, एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने से, एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। लिख लिया। अतः संसदीय लोकतंत्र में, अतः संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। लिख लिया भाई। एक पॉइंट और लिख लो यहीं पे। संसदीय लोकतंत्र दो सिद्धांतों पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा गोपनीयता। सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा गोपनीयता। लिख लिया। अब यहां पर कोष्टक में एक चीज और लिख लो। ये बात तो थी अनुच्छेद 75(3) में जो मैंने अभी लिखाई है। कोष्टक में मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको जो 75(3) में नहीं है। लिखिए। जबकि प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और अपने स्वयं के विभाग के कार्यों के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति और अपने स्वयं के विभाग के कार्यों के प्रति, स्वयं के विभाग के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। स्वयं के विभाग के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहां पर दो शब्द आपके सामने आ गए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा, संसद के निम्न सदन के प्रति या लोकसभा के प्रति। ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति?
राष्ट्रपति के प्रति या प्रत्येक मंत्री स्वयं अपने कार्यों के प्रति। तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी पूछ रहा है या सामूहिक रूप से उत्तरदायी पूछ रहा है, या क्वेश्चन का डिमांड पढ़ लेना, पेपर आए जब। समझ में आ गई बात। अब एक बात और समझ लो, अगर एग्जामिनर ये कहे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात सही है गलत है? सही है। क्यों? जब मैं आपको लोकसभा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि यह संसद का निम्न सदन, प्राथमिक सदन, लोकप्रिय सदन कहलाता है। तो ये लोकसभा के नाम है, निम्न सदन या प्राथमिक सदन या लोकप्रिय सदन कहलाता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लोकप्रिय सदन के रूप में, लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, या प्राथमिक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यही है कि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? केवल लोकसभा को मत रट जाना, लोकसभा को क्या कहा जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए और समझ आपकी होनी चाहिए। समझ गए? एग्जामिनर कुछ भी सवाल पूछेगा और इस बात पर यह सवाल बाकायदा रखा हुआ है और कितनी बार आया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें, गलत उत्तर का चयन करें। समझ गए? तो वहां पे गुगली होती है, वो पूछता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात सही है गलत है? गलत है? सही है? गलत है, क्योंकि उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या प्राथमिक सदन लोकसभा को बोला जाता है। ठीक है? द्वितीयक सदन या उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है। ठीक है? तो ये 75(3) था। 75(4) लिखिए, अनुच्छेद 75(4). 75(4) लिखें। प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों को, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं तथा अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, तथा अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सवाल बताइए, केंद्रीय मंत्री अपना इस्तीफा किसको देता है? किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है? अनुच्छेद 75(5) लिखिए। कोई व्यक्ति 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का, कोई व्यक्ति 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना, 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना, 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना, 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री बना रह सकता है, मंत्री बना रह सकता है। लेकिन इससे अधिक की अवधि तक मंत्री बना रहने के लिए, इससे अधिक की अवधि तक मंत्री बना रहने के लिए संसद के दोनों में से, अधिक की अवधि तक मंत्री बना रहने के लिए संसद के दोनों में से किसी सदन की,
संसद के दोनों में से किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। संसद के दोनों में से किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। हाँ भाई नौजवान साथियों, लिख लिया? तो एक सवाल बता दो, क्या कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भारत का मंत्री बन सकता है? क्या बन सकता है? बन सकता है। 6 माह से अधिक अवधि तक मंत्री बना रहने के लिए संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। जितना स्लो बंद कर सकते हो। ठीक है, बैठो। अच्छा चलो एक सवाल बताइए कि मंत्री तो बन सकता है वो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री भी बन सकता है? क्या बन सकता है? करेक्ट आंसर। क्या ऐसे कोई प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए थे, बाद में संसद की सदस्यता ले ली थी? पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा। क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्री ही होता है, बस उसकी स्थिति समकक्षों में प्रथम की होती है, बाकी होता तो वो भी मंत्री ही है। जब मंत्री बन सकता है 6 महीने तक बिना संसद की सदस्यता ग्रहण किए, तो प्रधानमंत्री बन सकता है। नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हुए। ये कोष्टक में डाल दो, लिखिए बिना संसद का सदस्य हुए 75 में चल रही है ये बात, कोष्टक में डाल लेंगे। बिना संसद का सदस्य हुए 6 माह तक प्रधानमंत्री भी बन सकता है। प्रधानमंत्री भी बन सकता है। पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा। पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा। पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा। एचडी देवेगौड़ा संसद के किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना, एचडी देवेगौड़ा संसद के किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना, संसद के किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना सीधे प्रधानमंत्री बने थे। सीधे प्रधानमंत्री बने थे। लिख लिया भैया आपने? आपके साथ एक लेडी बैठती थी ना, गीता, वो सेलेक्ट हो गई है। सिलेक्शन हो गया है उसका, रीट में हो गया और सेकंड ग्रेड में भी, शायद कंफर्म नहीं हूँ। और हाँ कल रिजल्ट आया ना, कल परसों रीट का पहले आया तो दोनों में ही हो गया। और एक और थी पूनम करके, जानती नहीं थी। अभी कल परसों एसएस का रिजल्ट आया है ना, तो उस हाँ सेकंड ग्रेड में, तो उसके फर्स्ट ग्रेड में तो वो बस चूक ही गई, क्वालिफाइंग नहीं हुआ एक पेपर। सेकंड ग्रेड में उसके कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर हैं, तो मेरिट 5, 7, 8 नंबर जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, तो वो सेलेक्ट है बस सेकंड ग्रेड पर। कुछ चीज़ में ये वीडियो बंद हो जाएगा जब बताऊंगा आपको, ठीक है? बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ें हैं, आपको बड़ा मोटिवेट करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है। पढ़ना तो दुनिया पढ़ रही है, 25 लाख पढ़ रहे हैं पूरे राजस्थान में, सिलेक्शन तो अलग चीज़ है ना, ठीक है? हाँ तो मैं लिखा रहा था आपको, ये मैंने लिखा दिया ना, 75 5 75 6 लिखी है भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन ने दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया, वरना इतनी कम मेरिट पे तो हमारे सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होने चाहिए थे। अगर हमारे पास पुरानी ब्रीड होती ना, हमारी पुरानी ब्रीड, जो पुरानी हमारे स्टूडेंट होते ना, पार जाते। अरे फिलॉसफी जब हम पढ़ा रहे हैं और 5 सेकंड ग्रेड का रिकॉर्ड है, एक भी सवाल नहीं चूका आज तक, वही 5-6 पन्नों में से, उसके बाद इतनी कम मेरिट चली जाए और फिर कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो बस ये समझ लो कि इस टाइम बस वही है कि जैसे आईपीएल चला है ना जब से, तो क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क हुआ है, अब राहुल द्रविड़ कहाँ से आएगा, तेंदुलकर कहाँ से आएगा,
वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन ने जो अच्छे विद्यार्थी होते थे ना कैलिबर वाले, उनको खत्म कर लिया। भेड़ चाल में आके कानों में लगा लगा के लीड, लाइब्रेरी में टाइम पास करने के लिए बैठ जाते हैं। तो वो जो पढ़ने के लिए, परीक्षा को क्रैक करने के लिए जो वर्कआउट चाहिए, अरे पसीने जब तक बहाओगे नहीं क्लास के अंदर कैसे रिजल्ट आएगा? सोफे में पड़े पड़े एसी में दुनिया रह लेती है। वो वर्कआउट करना पड़ता है। वो वर्कआउट निकल के कहाँ आ रहा है? आराम तलब हो गए स्टूडेंट, मतलब फेल होना मंजूर है लेकिन अपनी सुविधाओं में कटौती मंजूर नहीं है। कैसी नई जनरेशन आई है। हमारा एक साथी आरएस में सेलेक्ट हुए थे, 6ठी रैंक आई थी उनकी। तो एक बार मैं उनके घर पे पहुंच गया। तो मैं, अब जून के महीने में तो भयंकर गर्मी पड़ती है नलवर में, तो उन्होंने केवल पंखा, मुझे बैठ नहीं गए वहाँ पे। तो मैंने यार ये क्या सीन है? तो वो बोले कि यार मैं सजा दे रहा हूँ अपने आप को, जबकि वो परिवार से खूब बढ़ गया थे। वो चाहते थे एसी वेसी भी लगा लेते, कुछ भी कर लेते, और उन्होंने बिस्तर भी अपना आड़ा टेढ़ा सा लगा रखा था। मैंने यार ये क्या खेल है? मन ये इसलिए कि मुझे आराम नहीं चाहिए। और अब वो फिर सब कुछ है, एडीएम है, आरएस सेलेक्टर, उसके बाद एडीएम। तो ये तुम जो आराम से ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है। नई जनरेशन में देखता हूँ बड़े मतलब फैशन लाइब्रेरियों में जाने का, सुबह सुबह चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, चले जाते हैं। मैंने हो क्या रहा है, नौटंकी है पूरे के पूरे। बच्चे सुनेंगे तो ये कहेंगे हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सटीक बात बता रहा हूँ कि जैसे टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। 50 ओवर तक मान लो आप, उससे नीचे अगर आप आ रहे हो और 20-20 4-4 ओवर का गेम खेल रहे हो आप, वो क्रिकेट नहीं है। तो ये जो ऑनलाइन जो लाइब्रेरी जाना, कान में लीड लगाना, टाइम पास करना, ये तैयारी नहीं है। 1-2 बार फेल हुआ के अपने आप समझ में आ जाएंगे, और ऑफलाइन जो वापस पसीना बहाने वाली जो एजुकेशन है ना, उसकी वापस आ जाएंगी चीज़ें। एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद जो विद्यार्थी ऑफलाइन आ रहे हैं, ये ऑनलाइन वाले उनका मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि ऑफ आ गए साहब अब तो हो ही जाएगा हमारा, ऐसा नहीं है। वो पूरा दम लगा के वर्कआउट करना पड़ेगा। चलिए 75-6 लिखिए, 75-6 लिखिए। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद विधि बनाकर करती है। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद विधि बनाकर करती है। संसद विधि बनाकर करती है। ठीक है भाई, अनुच्छेद 76 हेडिंग डाल दो आज, जहां से हमने समझना शुरू किया है। अनुच्छेद 76, महान्यायवादी या एटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान। महान्यायवादी या एटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान। लिख लिया? टाइम हो जाए तो बता देना भाई, ठीक है? यार ऐसे क्यों हो जाता है ये टाइम इतनी जल्दी? मुझे और 2 घंटे चाहिए, 1 घंटे से पार, आधा पौन घंटे से मेरे पार नहीं पड़ती। क्यों? पहले तुमको धीरे धीरे खोल खोल के समझाओ सारी चीज़ें, फिर धीरे धीरे लिखाओ। क्यों भाई, हो गया टाइम? चलिए तो चलो, अगली आते ही फिर लिख लेंगे आज का, है ना।